Yeah. Okay. So this is what we started today. Preparation of colloids. मैंने आपको बता दिया केमिकल मेथड्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है. मेथड के नाम आपको ध्यान में रखने हैं. अरे यार, आर्सेनिक के लिए यहाँ पर आर्सेनिक के लिए डबल डिकम्पोजिशन, ठीक है. ये मेथड के नाम में पूछे जा सकते हैं. डिस्पोजन मेथड्स के अंदर हम लोग दो मेथड, ब्रेडिग आर्क, पेप्टाइजेशन. ब्रेडिग आर्क में कुछ नहीं होता है मेरे बच्चे. ब्रेडिग आर्क में हम लोग क्या करते हैं, ये कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर को आइस बाथ से भर देते हैं. सी दिस इज नोन एज आइस बाथ. ठीक है, आपको फिगर दिख रहा होगा मेरे नोट्स के अंदर. आर यू एबल टू सी द फिगर? यस. पेज नंबर 178 पे देख लीजिए. ब्रेडिग आर्क मेथड राइट इन द टॉप. राइट, ये आइस बाथ है. अगर वहां पर आई थिंक यस इट इज मेंशन. ठीक है, इस आइस बाथ के अंदर हम लोग डालते हैं डिस्पर्जन मीडियम. ये बीकर के अंदर हम लोग डालते हैं डिस्पर्जन मीडियम. उसको एकदम चिल कर देते हैं. क्या कर देते हैं मेरे बच्चे? एकदम चिल्ड आउट कर देते हैं. और उस चिल्ड आउट के अंदर हम लोग दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं. अब ये इलेक्ट्रोड्स किसके बने होंगे? ये इलेक्ट्रोड्स उसी मेटल के बने होंगे जिसका आपको सॉल्व चाहिए, जिसका आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है. इज दैट क्लियर? सपोज आपको गोल्ड का बनाना है, आयरन का बनाना है, जिसका भी बनाना है उसके इलेक्ट्रोड्स लोगे आप. ठीक है. अब इलेक्ट्रोड्स, एक जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एक जाएगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. और ये बैटरी रहेगी बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज बैटरी. क्या रहेगी मेरे बच्चे? हाई वोल्टेज. बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज रहता है इसमें. ठीक है. फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही हम ये हाई वोल्टेज पास कर रहे हैं तो ये दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको हम यहां पर कर देते हैं टच. वी टच दिस इलेक्ट्रोड्स. अब ये मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं मेरे बच्चे. मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं तो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर डायरेक्टली शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? और जब वो शुरू होगा तो इस पॉइंट पे ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट पे क्या होगा? आई जस्ट टेक अ डिफरेंट कलर, लेट्स से यहाँ पर ऑरेंज कलर ले लें. इस पॉइंट के ऊपर देयर विल बी लोकलाइज्ड मेल्टिंग. ये वर्ड लिख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना. लोकलाइज्ड मेल्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स होगा. ये शायद मेरे नोट्स के अंदर नहीं होगा क्योंकि नोट्स में मैंने पूरा आपका एनसीईआरटी से डायरेक्टली लिखा है, बट इसको थोड़ा डिटेल करता हूं मैं क्लास के अंदर जब पढ़ाता हूं. ये इलेक्ट्रोड्स को टच करते ही लोकलाइज्ड मेल्टिंग होगा. और आपने देखा, वेल्डिंग देखा है कभी? वेल्डिंग, तो वेल्डिंग के अंदर एक मेटल पीस होता है और दूसरे साइड पे एक इलेक्ट्रोड पकड़ा होता है वो वेल्डर ने. और जब वो मेटल पीस के ऊपर उसको स्ट्राइक करता है तो स्पार्किंग होता है ना, स्पार्किंग, है ना? ऐसे चिंगारियां निकलती हैं. तो बस जैसे ही इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को यहाँ पर टच करोगे तो यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस होगा. क्या प्रोड्यूस होगा मेरे बच्चे? यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस होगा. और ढूंढने वाला साइंटिस्ट का नाम था ब्रेडिग, और प्रोसेस में आर्क होता है इसीलिए इसका नाम दे दिया गया ब्रेडिग आर्क मेथड. ठीक है. अब ये आर्क होने से होता क्या है, स्पार्किंग होने से होता क्या है कि यहाँ पर लोकलाइज्ड मेल्टिंग से ये मेटल के स्पटर्स इस तरह से बाहर आएंगे. देखो मैं यहाँ पर ये जो सर्कल किया ना ऑरेंज वाला, उसको मैं जूम करके यहाँ समझा रहा हूँ. दो इलेक्ट्रोड्स को यहाँ टच किया तो उसकी वजह से ऐसे छोटे छोटे क्या बनेंगे मेरे बच्चे? मेटल के क्या बनेंगे? छोटे छोटे पीस, लिक्विड ड्रॉपलेट्स बनेंगे. क्या बनेंगे मेरे बच्चे? लिक्विड ड्रॉपलेट्स. और उनके बीच में होगा स्पार्किंग. और जब वो स्पार्क करके उड़ेंगे और इस एरिया से बाहर जाएंगे, देखो ये मेरा वो एरिया, इस एरिया से बाहर जाएंगे तो उनको मिल जाएगा यहाँ पर आइस बाथ. क्या मिल जाएगा मेरे बच्चे? आइस बाथ. और ये आइस बाथ होने की वजह से इनका बहुत ही ज्यादा फास्ट कूलिंग हो जाता है, बहुत ही ज्यादा फास्ट कूलिंग हो जाता है. और जब ये कूल डाउन करते हैं तो दे कम इनटू द रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. एंड दैट इज हाउ these pieces of solid metals, ये क्या करते हैं यहाँ पर? ये इस तरीके से डिस्पर्स हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं मेरे बच्चे? डिस्पर्स हो जाते हैं. अब आप बोलोगे सर मेटल का जो पीस है वो डिस्पर्जन मीडियम से तो हैवी होगा, तो वो तो नीचे चला जाना चाहिए. यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए मेरे बच्चे? नीचे यहाँ पर जाके सेटल हो जाना चाहिए. बट ये जो हमने आर्क प्रोड्यूस किया है ना, वो आर्क प्रोड्यूस करने से होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, कि जब ये यहाँ पर ये मेटल पीस यहाँ पर लिक्विड ड्रॉपलेट बन के उड़ता है ना, तो इट इज एन अनस्टेबल फॉर्म. इट इज एन अनस्टेबल फॉर्म. आपको खुद को पता है ना, लिक्विड और सॉलिड की एंट्रोपी अगर आप कंपेयर करो तो सॉलिड की एंट्रोपी कम होती है, रैंडमनेस कम होता है. तो कोई भी सिस्टम अगर लिक्विड से सॉलिड जा सकता है तो वो जाएगा, है ना? अपना एंट्रोपी, रैंडमनेस वो कम करेगा. तो जब ये यहां से लिक्विड से जब ये सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है ना मेरे बच्चे, तो इसका जो सरफेस है, सिंस हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं,
तो इसका जो सरफेस है वो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं उसके ऊपर। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने सरफेस पे इस तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे एब्जॉर्ब द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस। अब उससे होगा क्या, अब ध्यान से देखो बच्चे, हर एक पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, हर एक पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज आ गया, अगर ये नीचे यहां पर सेटल होने जाएंगे भी तो क्या ये सेटल हो पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल, तो इसीलिए वो डिस्पर्स्ड रहेंगे। दो पार्टिकल्स अगर पास आ भी रहे हैं तो पास आते ही नेगेटिव चार्जेस की वजह से रिपल्शन होगा, तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। इज दैट क्लियर? परफेक्ट है। एंड दिस इज हाउ बेसिकली व्हाट इज देयर मेरे बच्चे, आपका डिस्पर्स्ड फेज जो है वो डेवलप हो जाता है, एंड ब्रेडी-गार्क मेथड इज वन ऑफ द मेथड्स टू डू दैट। ठीक है, फिर आता है आपका पेप्टाइजेशन मेथड। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। पेप्टाइजेशन का सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो ध्यान से समझ लेना। देखो पेज नंबर वंस अगेन 178 पे ही आपको दिया हुआ है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग precipitate into colloidal sol by shaking it with dispersion medium in the presence of small amount of electrolyte। और उस इलेक्ट्रोलाइट का नाम नेक्स्ट लाइन में आपको दिख रहा है, देखो, इलेक्ट्रोलाइट which is used to do this is known as peptizing agent। उसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? पेप्टाइजिंग एजेंट। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अमेजिंग प्रोसेस है। वो जो मैंने वहां पर लिखा है ना डेफिनेशन में, वो मैं क्लास में जरूर ये एरो करके लिखवाता हूं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, अ के बाद एरो डालो और इस तरह से लिखो, अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट। ये पर्पसली मैं ऐसे करके लिखवाता हूं। वाई सो? पता है क्यों? क्योंकि इसके ऊपर से आपका क्वेश्चन बनता है, इसके ऊपर से क्वेश्चन बनता है। वो ऐसा क्वेश्चन करता है 1 मार्कर में कि why freshly prepared precipitate is required in peptidization process, why freshly prepared precipitate is required, ऐसा क्वेश्चन करता है वो। तो उसके लिए आपको लिखना है कि अगर ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं होता है, इफ इट इज नॉट फ्रेशली प्रिपेयर्ड, तो वो पीपीटी जो बनता है उसके पार्टिकल्स के ऊपर, वो पार्टिकल्स जो सरफेस में अनबैलेंस फोर्सेस हैं, वो अनबैलेंस फोर्सेस सोल्यूशन में जो भी अवेलेबल होगा वो अपने सरफेस पे उसको एब्जॉर्ब कर चुके होंगे। इज दैट क्लियर? और जो मैं प्रोसेस करवाना चाह रहा हूं पीपीटी बनने के बाद, जो मैं पेप्टाइजेशन, जो कोलॉइडल सॉल्ट बनाने की कोशिश करने वाला हूं, वो ये प्रोसेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑलरेडी उसका जो सरफेस का जो पार्टिकल है वो क्या हो चुका है मेरे बच्चे? क्या हो चुका है कि खत्म हो चुका है। Is that clear? Surfaces all over, it has already been utilized। Perfect है, good। चल आगे करें, चले आगे, यहां तक समझ में आया? अब पेप्टाइजेशन प्रोसेस को समझते हैं। ध्यान से मेरी बात को यहां पर ध्यान से सुन लीजिएगा, पहले समझ लो, फिर देख लो, और फिर उसके बाद जो भी आपको लिखना है वो अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। देखो मैं यहाँ पर सिल्वर का क्या बनाने जा रहा हूँ? सॉल्ट बनाने जा रहा हूँ यूजिंग पेप्टाइजेशन प्रोसेस। तो मैंने लिया है AgNO3 का सॉल्यूशन और उसको मैं मिक्स कर रहा हूँ विद KI सॉल्यूशन। किसके साथ? KI के साथ। तो यहां से मुझे प्रेसिपिटेट मिलेगा AgI का। किसका प्रेसिपिटेट मिलेगा मेरे बच्चे? AgI। और उसके साथ साथ रिलीज होगा KNO3। परफेक्ट। चल अब ध्यान यहां पर रखिएगा, मैं यहां पर आपको 3 केसेस बनाने वाला हूं। केस नंबर 1, क्या बनाने वाला हूं? केस नंबर 1। ध्यान से देखिएगा, मैंने लिया यहां पर AgNO3 का सोल्यूशन, और AgNO3 का मैंने 1 मोलर सोल्यूशन लिया। कितना लिया मेरे बच्चे? 1 मोलर। और इसके अंदर डाल दिया मैंने KI का सोल्यूशन, और वो भी मैंने 1 मोलर ही लिया है। कितना लिया? 1 मोलर। अब ध्यान से देखिएगा ये चीज, ध्यान से देखिएगा ये चीज कि 1 मोलर जैसे ही मैंने ये लिया, तो मतलब मेरे पास 1 मोल Ag प्लस आयंस हैं एंड 1 मोल NO3 माइनस आयंस है ना? क्लियर है? सिमिलरली KI इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पर 1 मोल K प्लस है एंड 1 मोल I माइनस है। और जब इन दोनों को मैं मिक्स करूंगा
तो 1 मोल K प्लस 1 मोल Ag प्लस 1 मोल I माइनस के साथ रिएक्ट करेगा और प्रेसिपिटेट बना देगा, और यहां पर आपको AgI का प्रेसिपिटेट दिखना शुरू हो जाएगा थोड़ी ही देर में। येलोइश कलर का प्रेसिपिटेट होता है, यू विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग दैट। और साथ में बनेगा मेरा KNO3, साथ में क्या बनेगा मेरे बच्चे, KNO3, which is once again a strong electrolyte, it is once again a strong electrolyte। तो ये वापस डिसोसिएट होके ही रहेगा as K plus and NO3 minus in the final solution। ठीक है, केस नंबर 1 जहां मैंने इक्वल अमाउंट लिया था किसका, रिएक्टिंग रिएजेंट्स का, रिएक्टिंग रिएक्टेंट्स का इक्वल अमाउंट लिया था 1 मोल और 1 मोल। केस नंबर 2 ध्यान से देखिएगा, केस नंबर 2। अब मैं क्या कर रहा हूं, वापस से मैंने लिया है यहां पर AgNO3 का सॉल्यूशन, ये लिया मैंने 1 मोलर, परफेक्ट। लेकिन इसके अंदर जब मैं Ki डाल रहा हूं, देखो ये मेरा एडिंग रिएजेंट है, तो इसको मैं बोलूंगा, ये देखो ये मेरे बच्चे ये इलेक्ट्रोलाइट ही तो है, दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइट ओनली, राइट। लेकिन इस इलेक्ट्रोलाइट का मैं कंसंट्रेशन ले रहा हूं 5 मोलर, कितना, 5 मोलर। अब ध्यान से सुनेगा क्या होगा, 1 मोल I माइनस 1 मोल Ag प्लस के साथ रिएक्ट करके AgI बना देगा। क्लियर है, ये इतना पॉइंट क्लियर है। लेकिन उसके बाद भी 4 मोलर I माइनस जो है, 4 मोल्स ऑफ I माइनस जो है वो सोल्यूशन में अवेलेबल होगा। क्या होगा मेरे बच्चे, सोल्यूशन में अवेलेबल होगा। तो ये जो AgI है ना, ये जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट यहां पर बना है ना, ये अपने सरफेस को बैलेंस करना चाहता है। क्या करना चाहता है, बैलेंस। तो वो बैलेंस करने के चक्कर में क्या करता है, वो ढूंढता है कि क्या सॉल्यूशन के अंदर मेरे लाइक कोई पार्टिकल है, वो ऐसे ढूंढने जाता है। और जब वो ढूंढने जाता है तो उसको मिलता है I माइनस, एक्सेस I माइनस, which is a common ion to AgI। Do you get this? तो ये क्या करता है, जो I माइनस है ना, उसको अपने सरफेस पे इस तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड ऑल द AgI पार्टिकल्स क्या कर लेते हैं मेरे बच्चे, I माइनस को अपने सरफेस पे इस तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या वो एनी मोर विल AgI स्टे एज प्रेसिपिटेट, नो, बिकॉज प्रेसिपिटेट बनने के लिए पार्टिकल्स का न्यूट्रल होना जरूरी है। यहां तो AgI के हर एक पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो अब अगर वो प्रेसिपिटेट बनना भी चाह रहा है तो ड्यू टू दैट नेगेटिव चार्ज व्हिच इट हैज एब्सॉर्ब्ड ऑन इट्स सरफेस, उसकी वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे, और जब रिपेल करेंगे तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करके इस तरह से डिस्पर्स्ड फॉर्म में रहेंगे, इज दैट क्लियर, परफेक्ट है। तो बस इसी तरीके से पेप्टाइजेशन प्रोसेस होता है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को हमने एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाला जिसके अंदर कॉमन आयन है, प्रेसिपिटेट का कॉमन आयन है, और उस कॉमन आयन होने की वजह से प्रेफरेंशियल, ध्यान से सुनिएगा ये चीज, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ चार्जेस होता है, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ चार्जेस होता है। दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। केस नंबर 3, ध्यान यहां पर रखिएगा, केस नंबर 3। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, अब मैंने यहां पर लिया AgNO3 का सॉल्यूशन, लेकिन वो लिया मैंने 5 मोलर, वो मैंने डाला 1 मोलर। तो वंस अगेन प्रेसिपिटेट AgI का ही बनेगा, लेकिन इस बार कोई मुझे बता सकता है कि कौन सा आयन एब्सॉर्ब होगा इस AgI पे, कौन सा आयन एब्सॉर्ब होगा, कौन सा कॉमन आयन है जो एक्सेस में है AgI के, कमान गो अहेड जल्दी से, यस पूर्वा गो अहेड, Ag प्लस, वेरी नाइस। Ag प्लस जो है वो एब्सॉर्ब होगा क्योंकि वो कॉमन आयन के फॉर्म में पड़ा हुआ है, इज दैट क्लियर 100%। तो उसकी वजह से अब Ag प्लस आने की वजह से हर एक कोलॉइडल पार्टिकल पे कैसा चार्ज होगा मेरे बच्चे, पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट you are putting into the peptization process,
उसके अकॉर्डिंग आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स पे या तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है या पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो अगर एक कोलॉइडल पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्ट्स। क्या बोलते हैं? नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्ट्स। और ऐसे ही अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्ट्स। पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्ट्स। अब ध्यान से जो मैं बोलने जा रहा हूं वो सुन लीजिएगा। पेज नंबर 178 के ऊपर, पेज नंबर 178 के ऊपर पेप्टाइजेशन का एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है आपको। आर यू एबल टू सी दैट? यस। उस पैराग्राफ में साइड में लिख लीजिएगा that this process of peptidation is explained on page number 183 जहां पर हमने प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ चार्जेस या प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस, सॉरी चार्जेस नहीं, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस, नॉट चार्जेस, आयंस। पेज नंबर 183 पे देखो, सेम यही वाला एग्जांपल लेके मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आर यू एबल टू सी? आर यू एबल टू सी एवरीवन? इज दैट ओके? ओके। अब ध्यान से सुनो, यहां पर तो दोनों ही केसेस में मैंने AgNO3 को नीचे लिया हुआ है। आपके एनसीईआरटी के कन्वेंशन के हिसाब से, एनसीईआरटी के कन्वेंशन के हिसाब से सुन लीजिएगा, ये चीज, जो चीज आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर दी है वो आपका डिस्पर्शन मीडियम है, मतलब वो एक्सेस है, करेक्ट? और जो चीज वो ऊपर से डाल रहा है वो आपका डिस्पर्स्ड फेज है, मतलब वो कम क्वांटिटी में डाल है। और जो चीज एक्सेस क्वांटिटी में होगी उसके आयंस एक्सेस होंगे, जो चीज एक्सेस क्वांटिटी में होगी उसके आयंस एक्सेस होंगे। परफेक्ट है? अकॉर्डिंग टू योर कन्वेंशन ऑफ एनसीईआरटी, जो चीज टेस्ट ट्यूब में फिगर में दी होगी वो आपकी डीएम है और जो ऊपर से डालेंगे वो डीपी है। परफेक्ट है? क्लियर है ये चीज? 100% श्योर? और यही चीज मैंने आपको वहां पर एक्सप्लेन की हुई है। आई हैव आल्सो टेकन वन अनदर एग्जांपल, पेज नंबर 184 पे अगर आप एग्जांपल देख सको, FeCl3 is added to excess of hot water. A positively charged sol of hydrated ferric oxide is formed due to adsorption of Fe+3 ions. However, when ferric chloride is added to NaOH, a negatively charged sol is obtained with adsorption of OH- ions. ठीक है? ये जो एग्जांपल्स वहां पर दिए हैं उनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। 183 पे ये Fe वाला जो एग्जांपल है ये जनरली पूछा जाता है, ये जनरली पूछा जाता है, मार्क कर लीजिएगा। ओके डन, चल गुड, बहुत ही बढ़िया। यहां पर आपका पेप्टाइजेशन का प्रोसेस जो है वो खत्म हो गया है, एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया है। अब जो दिक्कत आने वाली है इस प्रोसेस में वो देखिएगा, जो दिक्कत आने वाली है वो देखिएगा। हमने बोला कि AgI के ऊपर ड्यू टू Ag प्लस बीइंग इन एक्सेस इन थर्ड केस, तो Ag प्लस जो है वो एड्सॉर्ब होना शुरू हो जाता है। लेकिन हम ये कैसे भूल जाते हैं कि हमने Ag प्लस थोड़ी डाला था सोल्यूशन में, हमने तो AgNO3 डाला था एक्सेस में, है कि नहीं? तो जितना Ag प्लस एक्सेस है उतना ही NO3 माइनस भी एक्सेस है, उतना ही NO3 माइनस भी एक्सेस है। तो वो क्या कर सकता है, वो इस Ag प्लस के लेयर के ऊपर एड्सॉर्ब होके उस लेयर को क्या कर सकता है मेरे बच्चे, न्यूट्रलाइज कर सकता है। क्या कर सकता है? न्यूट्रलाइज कर सकता है, जिसकी वजह से मेरा जो सॉल है वो वापस प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरा जो सॉल है वो वापस प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द प्रोसेस, ध्यान से सुनेगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग freshly prepared precipitate to colloidal solution by addition of peptizing agent is known as peptization, correct? लेकिन conversion of colloidal solution to PPT is known as coagulation, या फिर इसको हम सिंपल वर्ड्स में प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं।
बट ये नाम याद रखिएगा, लास्ट ईयर जेई मेंस में 4 मार्क का क्वेश्चन बच्चे गलत करके आए थे. दे न्यू द प्रोसेस बट दे डिडंट न्यू दिस वर्ड कोआगुलेशन, जो कि मैं चीख चीख के क्लास में समझाता हूं. अच्छा, इसका एक और वर्ड है जो इस साल के जेई मेंस में यूज हुआ है, फ्लोक्यूलेशन. फ्लोक्यूलेशन, FLOCCULATION. ये तीनों ही सेम चीज है. प्रेसिपिटेशन का सिनोनिम कोआगुलेशन है, उसका सिनोनिम फ्लोक्यूलेशन है. It's one and the same thing. So conversion of colloidal to PPT is this thing. Conversion of PPT to colloidal is peptidation. अब देखो, कोआगुलेशन और पेप्टाइजेशन दोनों ही प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से हो रहे हैं. सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट. इस केस में उसको हम बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट, पहले वाले केस में. और दूसरे वाले केस के लिए हम उसको बोलते हैं कोआगुलेटिंग एजेंट. उसको हम बोलते हैं कोआगुलेटिंग एजेंट या प्रेसिपिटाइजेशन एजेंट, प्रेसिपिटाइजेशन एजेंट या फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट या फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट. मैं बार बार ये टर्म्स बोल रहा हूं क्योंकि इसी के बेसिस पे क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू में. कैसा बनेगा वो भी बता रहा हूं, अब ध्यान से सुन लीजिएगा ये चीज. कोआगुलेशन, प्रेसिपिटेशन और फ्लोक्यूलेशन, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं. बिकॉज यहां पर देखो, ये NO3 माइनस आयन जो है वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा. तो हमें किसी भी तरीके से अगर अपने कोलॉइडल को स्टेबल रखना है, कोलॉइडल सॉल्यूशन को, तो ये NO3 का जो एक्सेस है वो हमको इस सॉल्यूशन में से निकालना पड़ेगा. और उसके लिए 2 प्रोसेस यूज किए जाते हैं, एक जिसका नाम है डायलिसिस और दूसरा जिसका नाम है इलेक्ट्रोडायलिसिस. These are the processes used for purification of colloidal solution. Purification of colloidal solution. This is the only question which will be asked. What are the processes used for purification of colloidal solutions? That is dialysis या electrodialysis. I'm not going in explanation. आप पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, बाकी रेगुलर क्लास में हम करने ही वाले हैं, सो वहां पर कर लेंगे. यहां पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है वो मैं आपको दे दूं. अब ये जो सपोज करो यहां पर मेरे पास है AgI का पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन. ठीक है, मैंने प्योरीफाई करके उसको स्टेबल बना दिया है. अब अगर इसको मुझे न्यूट्रलाइज करना है, अगर मुझे इसको पीपीटी में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इसके अंदर डालना पड़ेगा नेगेटिवली चार्ज आयन, डालना पड़ेगा ना, है कि नहीं, तभी तो वो न्यूट्रलाइज होगा. तो सपोज करो केस नंबर 1 में मैंने डाला इसके अंदर NaCl इलेक्ट्रोलाइट. क्या डाला? NaCl. तो वो मुझे देगा Cl माइनस आयन, है कि नहीं. चलो केस नंबर 2 में मैंने यहां पर डाला, लेट्स से, ठीक है, चलो मैंने यहां पर डाला Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस. तो यहां पर मेरा जो नेगेटिव आयन होगा वो होगा SO4 माइनस. क्लियर है? केस नंबर 3 में चलो मैंने डाल दिया, लेट्स से H3PO4. तो वहां पर मेरे पास होगा PO4 3 माइनस आयन, PO4 3 माइनस आयन. अब ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. ये तीनों इलेक्ट्रोलाइट एक एक केस के हिसाब से पढ़ो. अगर मैं Cl माइनस आयन को डालता हूं तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि कोलॉइडल सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट बनाने के लिए हमको लग रहे हैं 50 मिनट. करेक्ट? केस नंबर 1. केस नंबर 2 ब्लू में लिख रहा हूं. केस नंबर 2 देखो, ब्लू से मार्क कर दिया. उसके अंदर जब मैंने Al2SO4 होल थ्राइस डाला तो वही काम मेरा हो गया लेट्स से 30 मिनट्स में. करेक्ट? एंड केस नंबर 3 आई एम मार्किंग इन ग्रीन. केस नंबर 3 में मैंने देखा कि यही काम हो गया मेरा 15 मिनट में. तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है. और इसको ऑब्जर्व करने वाले 2 साइंटिस्ट जिनका नाम था हार्डी एंड शूल्स. तो उन्होंने हार्डी शूल्स रूल करके एक रूल बनाया, रूल ऑफ कोआगुलेशन. बाद में पढ़ लीजिएगा, आर्ची लीव इट, मैं आपको बाद में मार्क करवा दूंगा, छोड़ दो, सुन लो पहले रूल को, बिकॉज बहुत सिंपल सा रूल है, लेकिन पढ़ने के चक्कर में आप कंफ्यूज हो जाओगे. ध्यान से सुन लो. हार्डी शूल्स दोनों ने मिलके क्या बोला कि आपको पहले केस में 50 मिनट, दूसरे में 30 और तीसरे में 15 मिनट क्यों लगे. उसका रीजन ये था कि पहले वाले में जो आपने आयन डाला था, नेगेटिव आयन, उसके ऊपर सिर्फ -1 चार्ज था.
दूसरे वाले में एक आयन के ऊपर -2 चार्ज था और तीसरे वाले में -3 चार्ज था। तो वो बोले कि देखो भाई, -1 के सामने AgI का जो पार्टिकल प्रेसिपिटेट होगा वो एक ही होगा, लेकिन -2 के सामने, एक -2 के सामने इसके दो पार्टिकल जो हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, और एक -3 के सामने इसके 3 पार्टिकल एक साथ प्रेसिपिटेट होंगे। दैट्स द रीजन द प्रोसेस ऑफ कोआगुलेशन इज फास्टेस्ट ओवर हियर। तो उसके बेसिस पे उन्होंने एक हार्डी-शूल्स रूल बनाया। नाउ यू कैन सी द नोट्स। देखो, मैंने बहुत ही रैंडम वे में आपको ये चीजें पढ़ाई हैं, बट यस, प्लीज ये चीज को मार्क डाउन कर लो। हार्डी-शूल्स रूल इज ऑन पेज नंबर 187। क्या बोलता है वो? द ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ फ्लोक्यूलेटिंग आयन, द ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ flocculating ion added, the greater is its power to cause precipitation. The greater is its power to cause precipitation. Is that clear? और एग्जाम्पल के फॉर्म में दोनों लिए हुए हैं। देखो, मैंने प्लस वाला भी लिया है और माइनस वाला भी लिया है। किसका फ्लोक्यूलेटिंग पावर ज्यादा होगा? +3 वाले का ज्यादा होगा कंपेयर टू +2, कंपेयर टू +1। अब वो क्वेश्चन ऐसे ही देगा, वो बोलेगा that FeOH whole thrice is a negatively charged sol। ऐसा क्वेश्चन आएगा। वो बोलेगा कि इन दिस सॉल, एक केस में उसने ऐड किया NaCl, नेगेटिवली चार्ज, हाँ ठीक है, एक केस में ऐड किया AlCl3 और एक केस में ऐड किया MgCl2। वो बोलेगा कि arrange these flocculating electrolytes in the power of their coagulation, right? In the decreasing power of their coagulation। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको देखना है सॉल कौन सा है, नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज है तो मतलब फ्लोक्यूलेटिंग कंपाउंड के अंदर आपको पॉजिटिव आयन देखना है। पॉजिटिव आयन पे चार्ज दिख रहा है Na+, Al+ एंड Mg+2, दिख रहा है ना? तो बस, सॉरी, Al+3, तो आपको दिख रहा है Al+3 सबसे ज्यादा हाईएस्ट, फिर Mg+2, फिर Na+। इस तरीके से फ्लोक्यूलेटिंग पावर रहेगा। इज दैट परफेक्टली ओके? आर यू श्योर विद दिस? प्लीज ये चीज को बढ़िया से अच्छे से समझ लीजिएगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इजी, बट बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा जब आप इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। तो आज की डेट में आप ये हार्डी-शूल्स वाले जो क्वेश्चंस हैं इनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ओके, परफेक्ट, ओके। सो पेप्टाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर खत्म हो गया, प्योरिफिकेशन एंड किस तरह से कोगुलेशन भी होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास टाइम नहीं है कवर अप करने का, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस, ठीक है? उसके अंदर पहला प्रॉपर्टी इज टिंडल इफेक्ट, दूसरा प्रॉपर्टी इज ब्राउनियन मूवमेंट। नाम सुने हुए हैं ना आपने, ये सारे नाम सुने हुए, 9th 10th में आपने ये पढ़ा हुआ है, ब्राउनियन मूवमेंट। तीसरा प्रॉपर्टी इज चार्ज ऑन कोलॉइडल सॉल्यूशन, चार्ज ऑन कोलॉइडल सॉल्यूशन, जो कि मैंने आपको बता दिया कि वो जब प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन करता है तो या तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा या नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रोलाइट दैट यू हैव एडेड, राइट? उसके बेसिस पे पेज नंबर चार्ज वाले उसके बेसिस पे पेज नंबर 182 पे एक टेबल दिया हुआ है आपको। जस्ट सी दैट टेबल, पेज नंबर 182। There is a table of positively charged salts and negatively charged salts, right? इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो मार्क कर लीजिएगा। हीमोग्लोबिन, ब्लड, पॉजिटिवली चार्ज सॉल है, पॉइंट नंबर 3, ठीक है? उसके ऊपर जनरली एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहा है, हीमोग्लोबिन इज व्हाट टाइप चार्ज के अंदर स्टार्च, आपको एक स्टार्च दिख रहा होगा, उसके ऊपर जनरली क्वेश्चन होता है, ठीक है? और पॉजिटिवली चार्ज के अंदर आपको एक दिख रहा होगा Fe2O3.XH2, दिख रहा है? ये मोस्ट फेवरेट आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक है। बाकी टेबल पूरा एक बार देख लीजिएगा, कोई भी एग्जांपल वो पूछ सकते हैं। मैंने एनसीईआरटी से जितने एग्जांपल्स थे वो सारे डाल दिए हैं,
बट जो मैंने मार्क करवाए हैं वो हॉट फेवरेट है आपके टीचर्स के, ठीक है? तो उनको तो छोड़ के मत जाइएगा, उनको लर्न ही कर लीजिएगा। हेमोग्लोबिन इज अ पॉजिटिवली चार्ज, Fe2O3.xH2 is a positively charged and starch is a negatively charged salt. ठीक है, परफेक्ट है, श्योर, ओके। चार्ज को चेक कैसे करते हैं, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। चार्ज को चेक करने के दो प्रोसेसेस, एक है इलेक्ट्रोफोरेसिस, हाउ डू वी चेक कि कोलॉइडल सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है। एक प्रोसेस है इलेक्ट्रोफोरेसिस और दूसरा प्रोसेस है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, ठीक है। पेज नंबर 185 पे देख लीजिए। ठीक है, 185 पे इलेक्ट्रोफोरेसिस भी दिया हुआ है विद डायग्राम, और नीचे देखो बच्चे इलेक्ट्रोफोरेसिस हेडिंग है पॉइंट नंबर 6 करके, और उसी के अंदर अंडरलाइन करके वापस से इलेक्ट्रोफोरेसिस ही हेडिंग दी हुई है, दैट इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इट्स अ मिसप्रिंट, दैट इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। वो डेफिनेशन को मैं बोल रहा हूं, देख लीजिएगा, कहीं पे अगर करेक्शन करना है तो कर लीजिए। When electrophoresis, that is movement of particles, is prevented by a suitable means, it is observed that dispersion medium begins to move in an electric field. This phenomena is termed as electroosmosis, not phoresis, termed as electroosmosis. ठीक है, सिंपल। ये प्रोसेस को खाली देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी सा प्रोसेस है। इस तरीके से एक यूट्यूब लिया जाता है और उसके अंदर हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को डाल के इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स डाल के। अब अगर ये डिस्पर्शन मीडियम है और उसके अंदर कोलॉइडल पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड फेज में, लेट्स से दिस इज अ नेगेटिवली चार्ज सॉल, मतलब कोलॉइडल पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज है, तो जिस तरफ मेरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा उस तरफ ये कोलॉइडल पार्टिकल सारे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे और उस इलेक्ट्रोड को वो हैवी कर देंगे। क्या कर देंगे? हैवी कर देंगे। तो वहां से हमें पता चलेगा कि वो नेगेटिवली चार्ज सॉल है। कई बार डबल चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी प्रोसेस के अंदर यहां पर एसपीएम लगा देते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन क्या करता है, वो पार्टिकल्स को मूव नहीं होने देता। अब आप खुद दिमाग लगाओ बच्चे, अगर मेरा सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है और अगर मेरे कोलॉइडल पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, तो सोल्यूशन को न्यूट्रल करने के लिए मेरा डिस्पर्शन मीडियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा ना, तभी तो ओवरऑल सोल्यूशन न्यूट्रल हुआ होगा, कोलॉइडल सोल्यूशन। तो बस इसी चीज को समझना है कि अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट आप देखते हो अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये आता है मेरे बच्चे एमसीक्यू में, डेफिनेशन के फॉर्म में पूछते हैं, द मूवमेंट ऑफ colloidal particles under the applied electric field is termed as dash A, B, C, D, ऐसा ऑप्शन आता है। Is that clear? तो उसको अपने क्या करेंगे, लिखेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। लेकिन अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मैंने पार्टिकल्स का मूवमेंट रोक दिया, तो अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्पर्शन मीडियम मूव करना शुरू कर देगा। तो वो जो डिस्पर्शन मीडियम मूव करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो ये 2 पॉइंट्स लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ में आता है आस्क, ठीक है, बिफोर योर टुमारोज एग्जाम यू कैन आस्क मी। बट हाँ, ये प्रॉपर्टीज वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज 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 इसको मार्क डाउन कर लीजिए। इज दैट ओके? प्रॉपर वाला पूरा पार्ट एक बार पढ़ लीजिएगा। आई हैव अ क्लास राइट आफ्टर दिस, तो प्लीज मेक श्योर कि with this your exam oriented chapter is almost over। इक्का दुक्का मार्क हो सकता है कि आपका ऊपर नीचे हो जाए, बट एग्जाम ओरिएंटेड मैंने आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर दिया है। बाकी थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा, कोई डाउट हो, कोई पैराग्राफ समझ में ना आए, जस्ट क्लिक द फोटो,
मार्क करके मेरे को मैसेज करो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है? आई विल सेंड यू वॉइस नोट्स और आई विल डायरेक्टली कॉल यू टू एक्सप्लेन यू दैट। परफेक्ट है? यहां तक अगर आपका ये चैप्टर, if this chapter is of 7 marks in your examination, I'm just taking an example, तो यहां तक आपके 5 मार्क मैंने कवर कर दिए, 2 मार्क मैं रिस्क पे रख रहा हूं, वो भी शायद है, शायद। Is that okay? But Hardy-Schultz, properties of colloids, application of colloids, and लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में एक टॉपिक है, ध्यान से देख लीजिएगा, एग्जाम्पल्स ऑफ कोलॉइड्स, examples of colloids and applications of colloids, पेज नंबर 189 and 190। उनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, वो पैराग्राफ रीड करे बिना बैठना नहीं एग्जाम में। इज दैट क्लियर? श्योर है? ओके ग्रेट, चल, सो विल मीट अप इन द रेगुलर क्लास नाउ डायरेक्टली। बाय बाय, टेक केयर।